चलिए स्टूडेंट्स, पूरे सैंपलिंग प्रोसीजर में 3 चीज होती है, वो मैंने आपको बताया था। एक तो सैंपल का सिलेक्शन, फिर सैंपल का स्टडी, और फिर सैंपल के बेस पर पॉपुलेशन का कंक्लूजन ड्रॉ करना, या पॉपुलेशन के लिए कंक्लूजन। उसमें से जो फर्स्ट पार्ट है सिलेक्शन ऑफ सैंपल, वही हमें पढ़ना है। ये हमारा बैकग्राउंड पहले से क्लियर है। तो सैंपल का सिलेक्शन करने के लिए हमें कई चीजें समझनी होगी। तो पहले तो एक तो ये समझना है कि आइडियल सैंपल किसको बोलेंगे, तो वो हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट लेक्चर में। फिर सैंपल की साइज डिटरमाइन करनी होगी, क्योंकि सैंपल को सिलेक्ट करने से पहले ये तो पता होना चाहिए कि कितने यूनिट सिलेक्ट करने हैं। तो साइज ऑफ सैंपल, और साइज ऑफ सैंपल कैसा होना चाहिए, कितना होना चाहिए, उसका डिस्कशन भी लास्ट वीडियो लेक्चर में कर लिया था। और तीसरा काम है सैंपल सिलेक्शन में, और वो है मेथड्स ऑफ सिलेक्टिंग सैंपल। और ये जो मेथड्स जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे, जिसको हम बोलते हैं सैंपलिंग मेथड्स। सैंपलिंग मेथड्स का सिंपल मतलब ये है कि the different ways or different approaches or different procedure of selecting sample is called sampling method। तो ये अलग अलग approaches या अलग अलग टेक्टिक्स जो हम फॉलो कर रहे हैं उसको सैम्पलिंग मेथड्स बोलेंगे। तो कौन सी ऐसी मेथड है, तो जो सैम्पलिंग मेथड है वो जितनी भी मेथड है उसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक कैटेगरी है जिसको बोलेंगे रैंडम सैंपलिंग, और दूसरी जो कैटेगरी है उसको हम बोलेंगे नॉन रैंडम सैंपलिंग। सर ये क्या है भाई, रैंडम एंड नॉन रैंडम? देखो, इसका एक दूसरा नाम भी है, रैंडम सैंपलिंग बोलो या प्रोबेबिलिस्टिक सैंपलिंग बोलो। इसको हम बोलेंगे नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैंपलिंग। ओके, तो प्रोबेबिलिस्टिक एंड नॉन प्रोबेबिलिस्टिक, या रैंडम एंड नॉन रैंडम। लेकिन सर ये समझ नहीं आ रहा है, आराम से समझो कि जो रिसर्चर है, जो सिलेक्टर है, जो सैंपल सिलेक्ट कर रहा है, उसका पूरा कंट्रोल है कि विच यूनिट ऑफ पॉपुलेशन टू बी कवर्ड इन सैंपल एंड विच इज नॉट टू बी कवर्ड इन सैंपल। वो खुद अपनी राय पे, अपने पर्सनल जजमेंट पे, एक्सपीरियंस पे, या अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, या अपनी चॉइस के हिसाब से सिलेक्ट करता है। मतलब सिलेक्टर हैज फुल कंट्रोल whether which unit to be selected as sample and which is not to be selected as sample। तो उसको हम बोलेंगे नॉन रैंडम सैंपलिंग। किसको सिलेक्ट करना है, किसको नहीं करना है, वो पूरा किसके कंट्रोल में है, सिलेक्टर के कंट्रोल में है। तो उसको हम बोलेंगे नॉन रैंडम सैंपलिंग। मतलब उसको जिसको लेना है वो ले, ना लेना हो तो ना ले। अपनी चॉइस, अपनी कन्वीनियंस, अपने एक्सपीरियंस, अपने जजमेंट, ठीक है, के हिसाब से यदि सिलेक्टर किसी यूनिट को सैंपल में सिलेक्ट करता है, कोई रूल नहीं, कुछ नहीं, जिसकी मर्जी, इसको जो लगे उसको सैंपल में सिलेक्ट कर दिया, इसको हम बोलते हैं जजमेंटल या फिर कन्वीनियंस सैंपलिंग। वो नॉन रैंडम सैंपलिंग होता है। और ये जो नॉन रैंडम है वो काफी रिस्की होता है, क्योंकि सिलेक्टर ने अपने हिसाब से जो लिया है, मतलब वो बायस सैंपल हो सकता है, और उस पर जो स्टडी करो तो हो सकता है जो रिजल्ट मिले वो भी बायस हो, क्योंकि अपनी कन्वीनियंस, अपनी सिचुएशन के हिसाब से सिलेक्ट किया है। जबकि आइडियल ये है कि सिलेक्शन जो है वो न्यूट्रल रह के होना चाहिए। कौन से यूनिट को सिलेक्ट करो, कौन से यूनिट को सैंपल में सिलेक्ट ना करो, वो सिलेक्टर के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन प्रोसेस के कंट्रोल में, सिस्टम के कंट्रोल में है, प्रोसीजर के कंट्रोल में है। और सिस्टम के हिसाब से जो सिलेक्ट होता है वो हो जाए, नहीं होता है तो वो ना हो, उसको बोलते हैं रैंडम सैंपलिंग। समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेके काम करें कि यदि मुझे ऐसा बोला जाए कि हमें 20 स्टूडेंट के क्लास में से 3 स्टूडेंट को स्कॉलरशिप के लिए हमें रेकमेंड करना है,
और जो 3 स्टूडेंट को आपको रेकमेंड करना है आप कर सकते हो, सपोज मेरे कंट्रोल में है, तो मैं कौन से ए, बी और सी या डी, ई, एफ किसी भी 3 को मैं सिलेक्ट कर दूं तो ये मेरे कंट्रोल में है, ये नॉन रैंडम सैंपलिंग हो जाएगा। इसका मतलब है कि मेरी चॉइस, मेरी कन्वीनियंस, ठीक है, मेरा जजमेंट, मेरी एक्सपर्टाइज के हिसाब से यही ऐसे लोग हैं जिसको स्कॉलरशिप देनी चाहिए। तो ये जो काम है वो मैंने किया, इसका मतलब यहाँ बायसनेस है, ठीक है, प्रेजुडाइज है, सिलेक्शन फेयर नहीं हुआ, ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि मैं बिल्कुल फेयर होके ही सिलेक्शन करूं, क्योंकि मेरे कंट्रोल में है। तो मैं तो ह्यूमन बीइंग, मेरा नेचर भी ऐसा है, सभी का होता है, कोई बुरी बात नहीं है। तो हो सकता है कि मैंने जिसका सिलेक्शन किया वो फेयर ना भी हो, तो हो सकता है कि 3 में से 2 फेयर है और एक के लिए मैंने पार्शलिटी की हो, तो ऐसे सिलेक्शन को नॉन रैंडम बोलेंगे। उसके बजाय हम एक काम करें कि सभी जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनका चयन करें किसी एक प्रोसीजर के हिसाब से कि 3 स्टूडेंट को सिलेक्ट करेंगे। एक काम करते हैं कि भाई सभी के रोल नंबर का टोकन दिला के एक बॉक्स में डाल देते हैं और फिर वो ड्रॉ करते हैं, और वो ड्रॉ में से जिसका भी नंबर निकलेगा, मतलब मेरा तो कोई कंट्रोल है नहीं, ठीक है, तो यहां पर हर यूनिट को सिलेक्ट होने का इक्वल और इंडिपेंडेंट चांस है, और चांस के हिसाब से सिलेक्शन हो रहा है। देखो यहां चांस के हिसाब से सिलेक्शन नहीं हो रहा है, यहां कन्वीनियंस के हिसाब से, सिलेक्टर जो है उसकी मर्जी के हिसाब से सिलेक्शन हो रहा है। यहां सिलेक्टर की मर्जी है ही नहीं, सिलेक्टर को तो पता ही नहीं कौन सिलेक्ट होगा, क्योंकि यहां चांस के हिसाब से, चांस मतलब सिस्टम या प्रोसीजर सिलेक्ट करता है, उसको हम बोलते हैं रैंडम सैंपलिंग। तो जो सैंपलिंग में सिलेक्टर का कोई कंट्रोल नहीं है, कोई यूनिट सिलेक्ट हो या ना हो उस पर, हाँ, लेकिन चांस के हिसाब से सिलेक्शन हो रहा है, यहां हर यूनिट के सिलेक्शन का इंडिपेंडेंट चांस है, तो ऐसे सिलेक्शन को हम बोलते हैं, या ऐसी मेथड, सैंपल सिलेक्टिंग की मेथड को हम बोलेंगे रैंडम सैंपलिंग। तो सैंपलिंग मेथड को 2 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं, रैंडम सैंपलिंग एंड नॉन रैंडम सैंपलिंग। ओके, कभी कभी एक तीसरा वर्जन भी है इसमें तीसरा वर्जन ऐसा है कि बाय चांस कुछ सिलेक्शन ऐसा हो गया कि एक ही पैटर्न के कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करने वाले सभी यूनिट्स आ गए, या मेजॉरिटी यूनिट्स आ गए, और कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक है जिसका रिप्रेजेंटेशन सैंपल में नहीं हुआ। यदि एक्सपर्ट सिलेक्टर सिलेक्ट करता तो वो हर कैरेक्टरिस्टिक को ध्यान में रख के सैंपल लेता। हो सकता है कि कभी कभी रैंडम सैंपलिंग से अच्छा मिल सकता है नॉन रैंडम में, यदि सिलेक्ट करने वाला बंदा एक्सपीरियंस हो, एक्सपर्ट हो, पूरे पॉपुलेशन के लिए उसकी पूरी डिटेल उसके ध्यान में हो, और कैसा सिलेक्शन होगा तो वो आइडियल रिप्रेजेंटेशन होगा सैंपल में, वो उसके बारे में बहुत अच्छा जानता है। तो ऐसे एक्सपर्ट लोग, और वो सिलेक्शन के वक्त अपने आप को फेयर, इम्पार्शियल रखने की कैपेसिटी में भी है, तो ऐसी सिचुएशन में नॉन रैंडम सैंपलिंग लेना भी बुरी बात नहीं है। और हो सकता है कि रैंडम सैंपलिंग जो लिया है वो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ना भी करे। तो दोनों मेथड के अपने अपने प्रोस एंड कॉन्स है। तो एक तीसरा वर्जन इन्होंने बनाया जिसको बोलते हैं हाइब्रिड वर्जन। हाइब्रिड वर्जन में होता है जिसको हम बोलेंगे मिक्स सैंपलिंग। मिक्स सैंपलिंग में क्या करते हैं, सपोज मुझे 100 यूनिट का सैंपल लेना है तो मैं 50 यूनिट रैंडमली लूंगा और 50 यूनिट नॉन रैंडम लूंगा। तो ये दोनों को मिक्स कर दिया, मतलब 50-50 जरूरी नहीं है, हो सकता है कि मैं 70 यूनिट नॉन रैंडम ले और 30 यूनिट नॉन रैंडम से भी लो, मतलब पार्ट ऑफ द सैंपल इज रैंडम एंड पार्ट ऑफ द सैंपल इज नॉन रैंडम। तो इस तरीके का जो मेथड है उसको हम बोलते हैं मिक्स सैंपलिंग या हाइब्रिड मेथड। तो इसका मतलब ये है कि वैसे ये दोनों को मिला के ही मिक्स बना है, तो सैंपलिंग मेथड की कैटेगरी देखी जाए तो 2 ही है, रैंडम सैंपलिंग एंड नॉन रैंडम सैंपलिंग। और हमारे सिलेबस में ये नॉन रैंडम सैंपलिंग पढ़ना ही नहीं है, मतलब नॉन रैंडम की जितनी भी मेथड्स है वो कोई भी मेथड हमें पढ़नी नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ रैंडम सैंपलिंग की ही मेथड पढ़नी है, और उसमें भी सिर्फ 3 मेथड हम पढ़ने वाले हैं। एक है
सिंपल रैंडम सैंपलिंग, दूसरी है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, और तीसरी मेथड है सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग। तो चलिए, तो पूरा चैप्टर जो है उसका ओवरव्यू आपके दिमाग में आ गया होगा कि पूरा जो चैप्टर है वो होता है, एक तो इंडक्टिव स्टैटिस्टिक हम पढ़ रहे हैं। इंडक्टिव स्टैटिस्टिक्स में हमें पूरा सैंपलिंग प्रोसीजर पढ़ना होता है, जिसमें सिलेक्शन ऑफ सैंपल, स्टडी ऑफ सैंपल, एंड इन्फरेंस, ये तीन चीजें आती है। उसमें से कैसे स्टडी करना है और कैसे इन्फरेंस निकालना है वो हम नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ सिलेक्शन पढ़ेंगे। सिलेक्शन ऑफ सैंपल में दो चीजें समझनी होगी, एक तो सैंपल की साइज क्या रखेंगे और सिलेक्शन की मेथड्स क्या होगी। तो साइज हमने देख लिया, और जब मेथड्स की बात हो रही है तो मेथड्स कितनी है, तो मेथड्स दो है, रैंडम एंड नॉन रैंडम। और नॉन रैंडम नहीं पढ़ना है, सिर्फ रैंडम पढ़ना है, और रैंडम में हम 3 मेथड पढ़ रहे हैं। तो ये पूरे चैप्टर का बैकग्राउंड ये है, ठीक है। 1 बाय 1 हर मेथड पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट मेथड है सिंपल रैंडम सैंपलिंग, फिर सेकंड है स्ट्रेटिफाइड, और थर्ड है सिस्टमैटिक। तो 1 बाय 1 सभी मेथड्स हम पढ़ेंगे। देखते हैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग क्या है। सिंपल रैंडम सैंपलिंग में हमें याद रखना है कि यहां पर सिलेक्टर का कोई कंट्रोल नहीं होगा, ठीक है, और चांस के हिसाब से सिलेक्शन होगा। क्या करेंगे, तो उसमें एक पॉपुलेशन में से रैंडमली हम सैंपल को सिलेक्ट करेंगे। ये काम हमें करना है, इससे आगे का काम तो वैसे भी हमें नहीं करना है। पॉपुलेशन में से सैंपल का सिलेक्शन करना है, और वो सिंपल रैंडम सैंपलिंग हो वो कैसे, तो उसको मैं एक इलस्ट्रेशन लेके आपको डिटेल में समझाता हूं। मान लीजिए कि एक क्लासरूम में टोटल 30 स्टूडेंट्स है। तो मान लीजिए कि ये 30 स्टूडेंट्स मेरा सब्जेक्ट मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, पूरा स्टडी है, तो ये 30 पॉपुलेशन की साइज हो गई। अब ये 30 में से मुझे 3 स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है स्टडी के लिए, या जो भी, मतलब मेरा सैंपल का साइज 3 है। ऐसा मान के चलते हैं कि हम स्टूडेंट्स को पिकनिक पे ले जा रहे हैं क्लास में से, और 30 स्टूडेंट में से हम 3 स्टूडेंट ऐसे सिलेक्ट करेंगे जिसको फ्री में पिकनिक में ले जाएंगे, मतलब उसको स्पॉन्सर करेंगे मैनेजमेंट खुद। तो इनको स्पॉन्सरशिप मिल रही है 3 स्टूडेंट को। अब कौन से 3 स्टूडेंट को फ्रीशिप या स्पॉन्सरशिप मिलेगी, तो उसमें यदि वो पुराना केस ले कि मुझे बोला जाए कि भाई आप जिसको सिलेक्ट करो वो, तो मैंने कोई भी 3 स्टूडेंट को सिलेक्ट कर दिया कि भाई चलो भाई ये बी, ये एक्स और ये जेड, ये 3 स्टूडेंट को मैंने सिलेक्ट कर दिया। अब ये 30 में से जो भी 3 स्टूडेंट को मैंने सिलेक्ट किया है, वो 3 को छोड़ के बाकी के सभी 27 स्टूडेंट्स ऐसा ही बोलेंगे कि भाई ये तो पार्शलिटी हुई है, सर ने तो ऐसे ही सिलेक्ट कर दिया। वो जो ज़्यादा उनको आसपास बैठते थे, या फिर वो लास्ट कुछ दिन में रेगुलर होमवर्क करते थे और बता दिया था, तो उनको लगा ये अच्छे स्टूडेंट है, अपनी मर्जी से सर ने सिलेक्शन कर दिया है, पार्शलिटी हो गई, ये 3 को ही क्यों स्पॉन्सरशिप दी। मतलब इस तरीके के एलिगेशंस, ठीक है, पार्शलिटी के मेरे पर आएंगे, गारंटी है आएंगे, क्योंकि मैंने सिलेक्ट किया है। तो अब मैंने प्रोसीजर चेंज कर दिया कि भाई सॉरी, नॉन रैंडम सैंपलिंग नहीं होगा। अब हम एक काम करेंगे कि ये जो भी स्टूडेंट को हम सिलेक्ट करने वाले हैं, वो कौन से 3 स्टूडेंट, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है।
हम जो 3 स्टूडेंट को सिलेक्ट करेंगे वो एक रैंडम सिस्टम से सिलेक्ट करेंगे। मतलब कि सभी 30 स्टूडेंट के पहले तो रोल नंबर होने चाहिए कि रोल नंबर 1 पे ये है, 2 पे ए है, या 3 पर सी है, 4 पर डी है। पहले तो मुझे हर स्टूडेंट का रोल नंबर और उसके हिसाब से उसका नाम क्या है वो, क्योंकि जब मैं अब रेंडमली या ड्रॉ करके लूंगा और किसी का टोकन आया कि टोकन नंबर 22 सिलेक्ट हुआ है, तो 22 के अगेंस्ट कौन है वो तो पता होना चाहिए। तो सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि सभी स्टूडेंट्स को हम रोल नंबर अलॉट कर देंगे। मतलब पॉपुलेशन के सभी यूनिट को एक नंबर अलॉट करेंगे और वो जो लिस्ट बनेगा नंबर, सीरियल नंबर के अगेंस्ट पॉपुलेशन का कौन सा यूनिट है, उसको बोलते हैं सैंपलिंग फ्रेम। सैंपलिंग फ्रेम इज जस्ट अ लिस्ट ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन हैविंग सीरियल नंबर। मतलब हर पॉपुलेशन के यूनिट का कोई एक स्पेसिफाइड नंबर होगा, तो ऐसा जो पूरा लिस्ट है, मतलब पूरा पॉपुलेशन का एक मिनिएचर बन गया, उसको हम बोलते हैं सैंपलिंग फ्रेम। बहुत जरूरी है, 2 वर्ड में आपको एक्सप्लेन करूंगा, एक तो सैंपलिंग फ्रेम है और दूसरा भी एक वर्ड आ रहा है टाइम फ्रेम, वो बाद में। तो पहले तो सैंपलिंग फ्रेम होना जरूरी है। अब मैंने पहले से ही सभी स्टूडेंट्स को अपना अपना रोल नंबर दे दिया है, मतलब ये नंबर पर कौन सा स्टूडेंट है वो पहले से पता है। अब हमने क्या किया, आइडेंटिकल साइज, कलर और शेप वाले टोकन्स ले लिए हर नंबर के, मतलब 1 से लेके 30 नंबर के टोकन्स, और सभी स्टूडेंट्स को वो टोकन मैंने पहले से अपने उसके हाथ में दे दिए कि भाई अपना रोल नंबर और अपना टोकन ये रहा। फिर हम एक नॉन ट्रांसपेरेंट बॉक्स लेके आते हैं और बोला कि सब स्टूडेंट अपने अपने टोकन ये बॉक्स में डाल दो। मतलब कोई बाद में ऐसा ना कहे कि मेरा तो पहले से बॉक्स में टोकन ही नहीं था, ठीक है, अपने हाथ से ही वो टोकन डाल रहे। मतलब अब वो एलिगेशन नहीं कर, क्योंकि मुझे बहुत एलिगेशन पहले कर दिए थे लास्ट सिलेक्शन जो 3 लोगों का किया था उसमें, तो अब मैं कोई चांस लेना नहीं चाहता। तो मैंने सभी स्टूडेंट्स को बोला कि एक काम कीजिए भाई, अब ये बॉक्स में, ये बॉक्स भी नॉन ट्रांसपेरेंट है, उसमें अपने अपने टोकन डाल दीजिए। तो वो बॉक्स फपे के पास गया और सभी ने उसमें अपने टोकन डाल दिए। अब वो बॉक्स में सभी स्टूडेंट्स है, मतलब वो सभी स्टूडेंट्स का रिप्रेजेंटेशन एक टोकन है। फिर बाहर से किसी स्टूडेंट को हमने बुलाया, दूसरी बैच में से किसी स्टूडेंट्स को बुलाया और बोला कि भाई आप एक काम करो, अपनी आंखों पे पट्टी बांध दो, ठीक है, और प्रॉपरली शफल करके बिना देखे, वैसे भी आंखों पे पट्टी है, 1 बाय 1 आप टोकन निकालो, ठीक है। ये प्रोसीजर आपको 3 बार करना है, क्योंकि हमें 3 ऐसे स्टूडेंट सिलेक्ट करने हैं, जैसे लॉटरी निकलती है उस हिसाब से। तो पता चला कि ये सिलेक्शन प्रोसीजर हमने शुरू किया, बॉक्स रखा उसके पास, उसकी आंखों में पट्टी बांधी, फिर उसने शफल करके एक टोकन निकाला और पता चला कि टोकन नंबर 15 आ गया है। तो जैसे टोकन निकाला हमने पढ़ लिया, सबको बता दिया कि भाई ये 15 नंबर का टोकन जो है, मतलब 15 नंबर जिसका है वो स्टूडेंट को हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो स्पॉन्सरशिप के लिए। तो बहुत अच्छी तरीके से लोग खुश हो गए कि चलो बराबर है। अच्छा, अब ये 15 सिलेक्ट हो गया है। अब वो जो दूसरा प्रोसीजर है कि दूसरे लोगों को भी सिलेक्ट करना है, तो हमने क्या किया, 15 नंबर बोर्ड पे लिख दिया जो सिलेक्टेड है उसको, और उसके बाद वो बॉक्स में वो फिर से डाल दिए और फिर 30 स्टूडेंट्स का मतलब वो बॉक्स बन गया, ठीक है, क्योंकि वो जो सिलेक्ट किया था उसको मैंने फिर से बॉक्स में डाल दिया है। और फिर से सिलेक्शन प्रोसीजर एडॉप्ट किया, तो पता चला कि रोल नंबर 28 सिलेक्ट हुआ है, तो दूसरा सिलेक्शन हुआ 28। तो सबको बताया कि भाई 28 नंबर वाला जो भी स्टूडेंट है वो स्पॉन्सरशिप के लिए सिलेक्ट हुआ है, तो उसका भी नोट कर लिया भाई 28, और नोट करने के बाद फिर से वो 28 वाला टोकन था वो बॉक्स में डाल दिया और फिर से उसको बोला कि भाई आप सिलेक्शन करो, और सिलेक्शन किया तो फिर से सिलेक्ट हुआ 15। सर ऐसा कैसे हो सकता है ना, क्योंकि जो बॉक्स में 15 था वो तो फिर से बॉक्स में था, तो फिर से सिलेक्ट हुआ, मतलब 15, 28 और 15, मतलब 3 का सिलेक्शन होना था, लेकिन 15 2 बार हुआ, तो ठीक है भाई हम 2 लोगों को स्पॉन्सरशिप देंगे। 2 बार तो पिकनिक जाना नहीं है, एक ही बार जाना है, और एक ही बंदा 2 बार सिलेक्ट हुआ है तो उसको डबल थोड़ी पैसा मिलेगा, उसका पिकनिक एक ही बार जा रहे हैं, तो 2 लोगों को हमने फ्री शिप दी। तो यहां थोड़ा गड़बड़ी हुई सर। क्या हुआ,
आप मुझे बोलोगे कि सर ऐसा करो ना कि ये जो पहले सिलेक्ट हो गया है उसको वापस बॉक्स में क्यों रखने का, जो टोकन पहले सिलेक्ट हो गया उसको फेंक दो बाहर, बस खत्म। अब रिमेनिंग टोकन में से ही सिलेक्शन करो ना, क्योंकि ये प्रॉब्लम क्या हो रहा है, एक तो ये 15 पहले से सिलेक्ट हो गया है, अब वो तो बिंदास हो गया, उसको तो फ्री शिप मिल गई, वो तो सिलेक्शन हो गया। फिर से हम बॉक्स में डालेंगे तो फिर से उसका सिलेक्शन हो या ना उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो हमारे कंपटीशन बढ़ा रहा है बॉक्स के अंदर, क्योंकि वो वहां पर मौजूद तो है। और फिर बाकी के 29 ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन होना चाहिए, मतलब हर एक्सपेक्ट कर रहे होना चाहिए, और एक ऐसा है जो हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये इक्वालिटी नहीं हुई, थोड़ा बहुत इनडिफरेंस हो रहा है। तो सर एक काम कीजिए कि जो सिलेक्ट हो चुका है ना उसको पहले से बाजू पर रख दो। तो अब क्या होगा कि जब दूसरा सिलेक्ट होगा, ठीक है, तो वो पहले वाले का कोई जो एडिशनल एडवांटेज है, वो प्रिविलेज पर्सन पहले से अंदर मौजूद होगा ऐसा नहीं है, सभी अंडर प्रिविलेज ही होंगे और इक्वल लेवल के होंगे। तो एक काम कीजिए, पहला जो सिलेक्ट हुआ उसको बाहर रख दो, तो बोल दिया चलो भाई ये प्रोसीजर कैंसल, फिर से पूरा प्रोसीजर एडॉप्ट करते हैं। तो फिर से एडॉप्ट किया वही प्रोसीजर, सभी नंबर एक टोकन एक बॉक्स में डाले थे, नंबर सिलेक्ट हुआ और 8 नंबर सिलेक्ट हुआ। जैसे सिलेक्ट हुआ 8 सबको बता के मैंने वो टोकन बाजू पे रख दिया। फिर दूसरा फिर से सिलेक्शन किया, तो फिर से सिलेक्शन किया तो 12 सिलेक्ट हुआ, तो 12 का नंबर सबको बता के मैंने 12 भी बाजू पे रख दिया। फिर सिलेक्शन किया तो 30 सिलेक्ट हुआ, ओके, तो 30 सबको बता के उसको बाजू पे रख दिया और पूरा प्रोसीजर खत्म हो गया। तो ये दो तरीके से प्रोसीजर हमने एडॉप्ट किए। देखो दोनों तरीके में किसका सिलेक्शन होता है उसमें सिलेक्टर का कोई कंट्रोल नहीं है, प्रोसेस के हिसाब से जो भी सिलेक्ट होता है, मतलब वो है तो रैंडम, और इसको बोलेंगे सिंपल रैंडम सैंपलिंग। लेकिन जिसमें एक बार किसी को सिलेक्ट किया, दूसरा सिलेक्शन करने से पहले वो यूनिट में फिर से बॉक्स में रख देता हूं, तो उसको बोलते हैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग विथ रिप्लेसमेंट। और एक बार सिलेक्शन हो जाने के बाद, जैसे सेकंड केस में, वो यूनिट को हम फिर से बॉक्स में रखते ही नहीं है, बाकी के यूनिट में से ही सिलेक्शन करते हैं, तो उसको बोलते हैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग भी दो तरीके से होते हैं, विथ रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। वैसे किसी को पिकनिक तो हम ले जाएंगे नहीं, और ऐसा किसी को फ्री शिप देने वाले नहीं, लेकिन समझाने के लिए मैंने बताया कि व्हाट इज विथ रिप्लेसमेंट एंड व्हाट इज विदाउट रिप्लेसमेंट। समझिए क्या होता है। विथ रिप्लेसमेंट में क्या होता है, वंस अ यूनिट इज सिलेक्टेड एज सैंपल will be replaced back in population before selecting another unit is called simple random sampling with replacement, and in such selection same unit can be selected again and again। हो सकता है ना भी हो, लेकिन सिलेक्ट हो सकता है। तो विदाउट रिप्लेसमेंट क्या है, इन विदाउट रिप्लेसमेंट सिलेक्शन once a unit is selected as sample will not be replaced back in population before selecting another unit, and here same unit cannot be selected again and again, क्योंकि एक बार सिलेक्ट हो गया वो वैसे भी बॉक्स में वापस जाने वाला नहीं है, पॉपुलेशन में जाने वाला नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे सिंपल रैंडम सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। तो मुझे लगता है सिंपल रैंडम सैंपलिंग का मतलब क्या है और उसमें विथ रिप्लेसमेंट क्या है और विदाउट रिप्लेसमेंट क्या है वो हमने समझ लिया। ये प्रोसीजर को आगे ले जाना है क्योंकि इसमें पूरा काम नहीं हुआ है, लेकिन इससे आगे जाने के लिए हम वेट करेंगे अगले वीडियो लेक्चर तक। थैंक यू वेरी मच।